स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में चल रही सियासी महाभारत की। देखिए, बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे गुट ने बड़ा दावा किया है। गुवाहाटी में 42 विधायक मौजूद होने का दावा एकनाथ शिंदे के गुट ने किया है। शिवसेना के 42 इन विधायकों की अगर बात करें तो शिवसेना के 42 और 7 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में विधायकों के साथ शिंदे हैं। शिंदे गुट के सभी विधायकों का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी में इस बीच हलचलें तेज हैं। देखिए, वासुदेव देवनानी ने कल रिएक्शन दिया था कि हम नजर बनाए हुए हैं महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर, उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के घर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई सांसद और विधायक मौजूद हैं। शाम 5 बजे एनसीपी भी बैठक करने वाली है। अजीत पवार के साथ विधायकों की बैठक होगी। सांसद पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और इस बीच अगर आप ट्विटर या सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक चिट्ठी जो कि कहा जा रहा है शिंदे खेमे की ओर से लिखी गई है, वो सुर्खियां बटोर रही हैं। मेरे साथ सहयोगी अमित राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सबसे पहले इस वक्त का क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो है एक वीडियो जारी किया गया है और शिंदे ने जो विधायकों का वीडियो जारी किया और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है। सूत्र हमारे ये बता रहे कि 42 शिवसेना के और 7 जो है इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 49 लोगों का है। कुछ ही देर पहले हमने खबर भी ब्रेक की थी, कुछ ही देर में एक वीडियो जारी होने वाला है और वो वीडियो जो है जारी किया गया है। तो एक खबर ये हो गई। दूसरी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने वर्षा जिनका बंगलो है वहां पर विधायकों को बुलाया था। कुछ बड़े नेताओं की बैठक थी वहां पर। सिर्फ 13 विधायक जो है वहां पहुंचे, यानी 55 में से 13 ही सिर्फ यहाँ मुंबई में जो है मौजूद हैं। तीसरी बड़ी खबर है, सारे नेताओं को अभी एसएमएस किया गया, फोन किया गया है। आधे घंटे में मुंबई के शिवसेना पदाधिकारियों को शिवसेना भवन में बैठक के लिए अर्जेंट बुलाया गया है। तो सभी को फोन गया कि आधे पौने घंटे में सभी जो है शिवसेना भवन जो है पहुंचिए। ये तीसरी खबर हो गई। चौथी खबर ये है कि शरद पवार ने जो है उद्धव का एकदम स्ट्रिक्ट रुख अपनाइए, नेता स्पष्ट कर दीजिए। अब कल को अगर सत्ता जाती है तो आगे के संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। और इन सब में एनसीपी आपके साथ है। एनसीपी कभी आपके साथ अलग नहीं होगी। तो ये एक के बाद एक करके लगातार जो है ब्रेकिंग खबरें जो निकल सामने आ रही हैं। अब सबकी नजर ये है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। समझ आ रहा है कि लेकिन उद्धव के लिए तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब तो जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके सांसद भी टूट सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सांसदों की बात सामने आई। सवेरे हमने जो है इस खबर को ब्रेक भी किया और 9 जो है बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि 9 जो सांसद हैं यहाँ पे 18 में से उसमें कुछ जो है टूट सकते हैं, कुछ संपर्क में है उनके। तो निश्चित तौर पे पार्टी की प्रतिष्ठा और पार्टी यानी पक्ष को बचाना ही भारी पड़ चुका है उद्धव ठाकरे के लिए। इससे लगातार बैठकों का दौर शुरू है। एनसीपी और शिवसेना साफ तौर पे कह रही है और कांग्रेस कि महाविकास अघाड़ी के लोग एक साथ रहेंगे इस पूरे मुसीबत की घड़ी में भी शिवसेना के साथ। लेकिन शिवसेना को ही करना होगा कि आखिर कैसे इन्हें मनाया जाए। लेकिन संजय राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि फ्लोर पे ही सब कुछ बातें होंगी और कुछ भी करना होगा तो उनको मुंबई आना पड़ेगा। गुवाहाटी से बैठ के आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अभी भी इन्हें इंतजार है, लेकिन नंबर का खेल हो चुका है। सारी चीजें पलट चुकी है। स्थितियां अब सामान्य होने की नजर में नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर विकल्प की बात करें तो उद्धव के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। गिनती के 2-3 विकल्प बच रहे हैं। एक तो ये बच रहा है कि वो शरद पवार की बात मान लें और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दे। हालांकि शिंदे कह रहे हैं कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार में नहीं रहना चाहते। दूसरा, फ्लोर टेस्ट का। देखिए, दूसरा ही रास्ता हो सकता है क्योंकि अभी भी जो चिट्ठी जारी की गई है उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा गया था कि ये सरकार में हमारा नुकसान ही हुआ है। हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाली शिवसेना जो पूरी तरीके से धराशायी दिख रही है। कांग्रेस एनसीपी के पास मलाईदार खाते हैं, उनके फंड पास हो जाते हैं, उनके काम पास हो जाते हैं। जबकि हमारी क्षेत्र की जो जनता है उनसे पूछती है कि आपका सीएम है, आपकी सरकार है और आपका ही काम नहीं होता है। तो हमें शर्मिंदगी जो है महसूस जो है होती है इस पूरे मामले को लेकर। और इसीलिए बोले अयोध्या का मसला था, जब अयोध्या जाना था हम निकल गए, हमने चेक इन भी कर ली, लेकिन बाद में फोन आता है कि आप लोग को नहीं जाना है, आप लोग वापस आ जाइए। आखिर ये व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है पिछले 2.5 साल से? ये सारा सवाल उठाने का मतलब ये है यहाँ पर कि अब बस बहुत हो गया, इस सरकार में नहीं रहना। अगर पक्ष को बचाना है और शिवसेना में हम लोगों को वापस लाना है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आपको वहां से अलग होना पड़ेगा। और इस बीच बीजेपी क्या कर रही है? वो तो इंटरेस्ट के साथ सारे घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखने की बात है। और दूसरा, अगर संजय राउत की बात करें तो वो बार बार बता रहे हैं कि भाई बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उनकी समझ में क्या क्या हो सकता है। देखिए,
शिवसेना जो है वो जिस तरह से चीजों को देख रही है, समझ रही है, उसपे बीजेपी का वेट एंड वॉच स्थिति है। देखिए, बीजेपी का ऐसा हो गया है कि हाथी के खाने के कोई और दांत दिखाने कुछ और ऐसी स्थिति हो गई है, जबकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के 2 विधायक वहीं जाकर बैठे हुए हैं उसी होटल में, और पल पल की जानकारी और पल पल के चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पे वहां से लगातार जानकारी यहाँ पे साझा कर रहे हैं। यहाँ पर तो लगातार बैठकों का दौर शुरू, अभी भी मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पे लगभग 15 विधायक यहाँ मौजूद है, लगातार बैठकों का दौर शुरू है। तो हर कोई जो वेट एंड वॉच की स्थिति में जो बना हुआ है, देखना ही होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रियंका गांधी भी मुंबई में है। देखिए, प्रियंका गांधी को जो है बाहर विदेश जाना था, उनकी कनेक्टेड फ्लाइट जो थी वो मुंबई से थी, तो मुंबई वो एयरपोर्ट पे थी, वो बाहर नहीं आई थी क्योंकि उन्हें कनेक्टेड फ्लाइट पकड़ना था। वहां पे जो है कुछ जो बड़े सीनियर लीडर है वो वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात की एयरपोर्ट पे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उनको मौजूदा जानकारी दी इस पूरे प्रकरण की। जी, अब देखिए स्थिति ये है कि लगभग टूट की कगार पर चीजें पहुंच रही हैं। राजभवन से किसी तरह के सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिल रही है क्या कि किसी ने मिलने के लिए समय मांगा हो या लेटर देने की कोशिश किसी एक गुट की तरफ से की जाए? राज्यपाल को कोरोना हुआ था, राज्यपाल इस समय अस्पताल में जो है पिछले 2 दिनों से एडमिट है। हमारे सूत्र ये बता रहे शायद देर शाम तक डॉक्टर निर्णय ले सकते हैं उनकी स्थिति को देखकर, तो शायद देर शाम तक या कल जो है राज्यपाल राजभवन आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही जो है कुछ चीजें हो सकती है। हमारी लगातार राजभवन से बात है, उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास समय लेने के लिए कुछ नहीं था। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे भी वेट एंड वॉच करते हैं, किसी तरह आंकड़ा जो है वो पूरी तरीके से हमारे पास आ जाए तो हम फाइनल जो है खेल खेलें। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भी ये कहा गया था कि आप बिल्कुल वेट एंड वॉच स्थिति रखिए, जो पहले हो चुका है अजीत पवार के साथ वो दोबारा स्थिति ना आए, इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए फूक फूक के कदम जो है वो बीजेपी रख रही है। अमित, एक सवाल जरूर मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जितने भी चीजें हो रही हैं वो हो रही है दिग्गज चेहरों के बीच में, क्या इसका असर ग्रासरूट लेवल पर पार्टियों में दिखाई दे रहा है कुछ? देखिए, हलचल हर तरफ है। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी माना जाती है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं कि जो मातोश्री में ही सरकार चलाते थे। सरकार कोई भी हो उसका रिमोट कंट्रोल मातोश्री चलता था। हर बड़ा नेता जो है वो भी मातोश्री ही मिलने आता था, और मातोश्री को जो है शिव सैनिकों का तीर्थ स्थान माना जाता है, भगवान का मंदिर माना जाता है। वो मातोश्री और वो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो बिखरने की स्थिति में, और तब बिखरने की स्थिति में है जब वो सत्ता में है। उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, आदित्य भी पावर में है, पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे। तो क्या इतने कमजोर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे कि अपनी पार्टी के विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं? तो अगर देखिए मान लें नेतृत्व किसी और के हाथ में होता और ये विपक्ष में होता तो चीजें समझ में आती, लेकिन आज ये सत्ता में है। आपको याद होगा 1991 में छगन भुजबल भी छोड़ के गए थे, उसके बाद जो है नारायण राणे भी छोड़ गए थे, लेकिन तब की परिस्थिति क्या थी? तब शिवसेना विपक्ष में थी। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज शिवसेना सत्ता में है, उद्धव ठाकरे खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे सीएम भी हैं, लेकिन इसके रहते भी वो पार्टी संभाल नहीं पा रहे। आज ऐसी स्थिति हो गई, सरकार तो सेकेंडरी है लेकिन फर्स्ट है अपनी पार्टी को बचाना, वो अपनी पार्टी। चलिए ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक बड़ी खबर मिल रही है जैसलमेर से, यहां पर एक युवक से हैवानियत की गई। युवक से हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में यह दिख रहा है कि युवक के बाल काटे गए और उसे बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। और इस पूरे घटनाक्रम का बदमाशों ने वीडियो भी बनाया जो कि वायरल है। बताया जा रहा है कि चांदन गांव के पास यह घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं। किसी को भी डराने के लिए काफी। एक युवक के बाल काटकर उसे बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा गया। देखिए तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर वीडियो के एक हिस्से की। ये वीडियो बनाया गया उसे मारने के दौरान, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि एक कहा यह जा रहा है कि यह वीडियो चांदन गांव के पास का है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, जांच का विषय है, लेकिन पुलिस का वर्जन फिलहाल इस तस्वीरों पर, इस वीडियो पर सामने आना बाकी है। क्या पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है या किसी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? ये तमाम वो बातें हैं जिस पर अपडेट्स का इंतजार है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी श्रीकांत व्यास। श्रीकांत, क्या क्या पता चल पाया है अब तक? जी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो चांदन के पास का बताया जा रहा है।
और जो युवक इसमें जो नजर आ रहा है, जिसके साथ जो है वो ये मारपीट की वारदात हुई है, बर्बरता की गई है, वो बताया जा रहा है कि वो प्रेम प्रसंग के चलते पहले भी आया और रेकी कर उस व्यक्ति को जो है वो मारपीट की गई और उसका वीडियो वायरल किया गया है। ये जो वीडियो है वो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में उसके साथ कुछ युवक जो है गाड़ी को पहले उसकी गाड़ी को पलट कर फेंक दिया, उसे बाहर निकाला गया, जमीन पर बिठाकर उसे धमकाया गया, मारपीट की गई और एक वीडियो में उसके बाल भी कटे हुए नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो में बाल है और दूसरा जो वीडियो आया उसमें बाल जो है वो कटे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 ने जब इसकी ब्रेक जब इसे किया है, इसे जब ये संज्ञान में आया तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। एसपी भंवर सिंह नाथावत का कहना है कि अब इन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। मतलब श्रीकांत, हम ये कहें तो ये बात अब पता चल गई है कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स दरअसल जैसलमेर जिले का ही है। उसे मारा पीटा जो चाह रहा है वो जैसलमेर जिले में ही मारा पीटा जा रहा है और पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है। जी, ये सदर थाने का मामला बताया जा रहा है, चांदन क्षेत्र का है। सदर थाने में इसको लेकर जो है जांच की। जब मैंने वहाँ के एसएचओ से बात की तो उनका ये कहना था कि करीब करीब सारी जानकारी आ चुकी है, लेकिन अब तक कुछ भी आउट नहीं कर रहे हैं। हम लोग इन्हें जल्द जो है वो मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद सारी डिटेल देंगे। फिर जब एसपी भंवर सिंह नाथावत से बात हुई तो उनका कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द से जल्द इन लोगों की, ये जो वीडियो है उसमें आरोपी नजर नहीं आ रहे। पहले मैं रोक रहा हूं आपको श्रीकांत, इस वक्त मेरे साथ एसपी भंवर सिंह नाथावत जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हाँ सर, इस वीडियो से जुड़ी कोई जानकारी आप साझा कर सकते हैं? हाँ, इसमें वीडियो से जो जुड़ी जानकारी है इसमें प्रसंग ध्यान में आई है। इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और जो भी कार्रवाई जिसने की है उनको कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं, बिल्कुल पूछताछ कर रहे हैं लाके। और जिसने भी जो किया है, इनका जो किस कारण से क्या कारण हो सकता है आपसी, वो भी एक अनुसंधान का विषय है। इसमें तत्परता के साथ, बिल्कुल शीघ्रता के साथ कार्रवाई की जा रही है। टीमें बना दी गई है। और सर, क्या पीड़ित की ओर से कोई रिपोर्ट दी गई है? हाँ, जो रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई बिल्कुल दी गई है, कर रहे हैं। मतलब ये घटनाक्रम हुआ जैसलमेर जिले में चांदन में ही है? ये सोजियों की ढाणी है आसपास, सोजियों की ढाणी है, वहाँ का है। इनका जो भी आपसी मामला है बिल्कुल रिपोर्ट ले लिया, मेरिट के आधार से इन्वेस्टिगेशन करके पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। तो प्रारंभिक जांच में कुछ पता चल पाया है कि ये क्यों हुआ? ये अनुसंधान का विषय है। जब तक संपूर्ण अनुसंधान नहीं हो जाता तब तक इसका कारण बिल्कुल ही अनुसंधान के दायरे में रहते हुए इनको पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है और तत्परता के साथ कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्त हो चुकी है इन सभी लोगों की? निशानदेही नामजद है। हाँ, बिल्कुल जी, जो ये नामजद FIR कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। FIR आप लोगों ने स्वतः संज्ञान लेकर की है या पीड़ित ने करवाई है? जो पीड़ित पक्ष होगा उसने ही ये प्रकरण दर्ज करवाया है और इसके अंदर तत्परता से कार्रवाई करके एक व्यक्ति को लाके पूछताछ भी कर रहे हैं और कार्रवाई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि क्या इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाने के लिए भी पुलिस अपने स्तर पर कोई प्रयास कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है इस हिसाब से कार्रवाई करवाई जा रही है। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। श्रीकांत, आप मेरे साथ हैं? हेलो। हाँ श्रीकांत, आप मेरे साथ हैं? जी जी। श्रीकांत, देखिए मतलब FIR हुई है, जो आरोपी हैं वो नामजद हैं और प्रयास इसके भी हो रहे हैं कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी तरह से या तो रुकवाया जाए या इसको हटाया जाए। जी, लगातार जो है वो प्रयास जारी है। सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो अब जो है पता किया जा रहा है कि कहां से वायरल हुआ और उसके बाद कितना वायरल हुआ है, क्योंकि 2 दिन पूर्व की जो है ये सारी घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीमें बना दी गई है, कहीं ना कहीं एक्टिव जो है वो अचानक पुलिस को जब ये सूचना। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप का आरोप है। जोधपुर की रहने वाली एक मॉडल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि 3 साल से अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसका रेप हुआ। जब मॉडल ने शादी का दबाव बनाया तो सिद्धार्थ वैष्णव ने साफ मना कर दिया। दोनों की मुलाकात जोधपुर में ही हुई थी। तब सिद्धार्थ ने वहां स्टूडियो खोला था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रात को 11:30 हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी।
फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई, तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरी बात करते हुए, मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था, वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था, वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात नहीं, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सेंत गांव में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गौ तस्करों पर 15 राउंड फायर किए। इस दौरान एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ, 26 गौवंश मुक्त कराए गए। पुलिस की कार्रवाई को देख गौ तस्कर कंटेनर को छोड़ फरार हो गए। जांच जारी है। और देखिए, अग्निपथ के विरोध से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कोटा में अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामा हुआ। अब आप देखिए, कांग्रेस ने ही बवाल मचाया और अब कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में इस दौरान भिड़ंत हो गई। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। कुल मिलाकर तस्वीरें देखिए आप, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इलाके में धारा 144 लगी हुई है और उसका खुला उल्लंघन होता आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अलवर के नीमराणा उपखंड के दुधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिली भगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली। साथ ही 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है। इस वजह से दुकान को बंद करने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने बैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। खबर राजसमंद से। जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब जो बिक रही थी कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने वणवेरिया गांव में किराने की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की। इसे पुलिस थाना आमेट को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आगरिया गांव के वणवेरिया ग्राम में एक किराने की दुकान पर जो है वो शराब बेची जा रही है। तो किराने की दुकान पर क्योंकि किसी प्रकार का शराब बेचने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए मैं थाने के जाब्ते के साथ मौके पर गई और मौके पर जब जांच की तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुछ अलग अलग शराब वहाँ पर बरामद हुई। तो उसकी बरामदगी करके जब्ती कर ली गई है और आगे की कार्यवाही जो है वो थाने में कर ली जाएगी, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। और अब आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां चहल पहल है और अचानक हलचल हुई, लोग पीछे की ओर भागने लगे। फिर एंट्री हुई सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसे और आपस में भिड़ गए। जोर आजमाइश ये कर रहे थे शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। हालांकि शोरूम में सांडों के संग्राम की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब यह भी तय किया है कि उनके प्रस्तावक भी आदिवासी विधायक ही होंगे।
इसके लिए बीजेपी ने राजस्थान से उदयपुर संभाग और आसपास के 5 आदिवासी विधायकों का चयन किया। इन 5 विधायकों में फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, समाराम गरासिया और कैलाश मीणा शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक बनने की खबर से ये सभी विधायक खासे उत्साहित हैं और ये सभी दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि एक प्रथम नागरिक के रूप में महिला को, और वो भी हमारे ट्राइबल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना मामूली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा ट्राइबल को पूरा सम्मान दिया और आज वास्तव में हमारे को मेवाड़ से प्रस्तावक के रूप में 5 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। मैं तो मोदी जी और हमारी केंद्रीय नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं और इतनी खुशी की लहर है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का ये कर्जा तन मन और धन से देकर ही दम लेगी। मैं पुनः सभी को नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा समाज को बहुत ऊंचाइयों पर आपने जो सम्मान दिया है उसका हम कर्जा चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है। हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो 1-2 बार नहीं, कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थी। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी। लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।